हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शारू जैन। वेलकम टू डीपीएससी लर्नर्स। सो इस सेशन में हम बात करेंगे अंडरस्टैंडिंग चाइल्ड एंड चाइल्डहुड, जो कि आपके डीपीएससी फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है। उसके आपकी यूनिट 5 है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। इसका आपका टॉपिक 5 है पियाजेस कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, यानी कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। तो पूरा जो ये टॉपिक है, जिसमें आपको सारी स्टेजेस पढ़नी है और ये सारी टर्म्स पढ़नी है, वो मैं आपको पढ़ाऊंगी। और साथ साथ डोंट वरी, हिंदी इंग्लिश मीडियम के दोनों के नोट्स हैं, प्रॉपर फुल नोट्स हैं, और डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन भी है, फ्लो चार्ट्स भी है। तो प्रॉपर एक अच्छे से समझिएगा। थोड़ा सा वीडियो लंबा है, लेकिन आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, और ये थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में जरूर आती है। तो स्टार्ट करते हैं। बाकी सेशन पसंद आए तो लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। मेरे सोशल हैंडल्स है इंस्टाग्राम अकाउंट, यहाँ पे मैं सारी डिटेल्स शेयर करती हूँ, तो आप मुझे फॉलो कर सकते हो। हमारा फेसबुक पेज भी है डीपीएससी लर्नर्स, और टेलीग्राम चैनल पे आपको इसी वीडियो का जो नोट्स है वो मिल जाएंगे, यानी सारे नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। तो अगर आपने अभी तक फॉलो नहीं किया है, जाकर फॉलो कर लीजिए। ये मेरे यूट्यूब चैनल्स हैं। मेरा फर्स्ट यूट्यूब चैनल डीपीएससी लर्नर है, आप सबको पता ही है, और सेकंड है लर्नर्स पाठशाला। यहाँ पे मैं सीटेट, DSSB, यूपीटेट, ट्रीट, KVS, इन सारे गवर्नमेंट टीचिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन कराती हूँ। अगर आपने अभी तक फॉलो नहीं किया है तो आप जाके फॉलो कर सकते हो। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आपकी पियाजे की थ्योरी। सबसे पहले हम पढ़ेंगे जीन पियाजे के बारे में। अल्टीमेटली ये थ्योरी पियाजे ने दी है, तो हम देखते हैं पियाजे कौन थे, क्या थे, और इन्होंने क्या काम किया। तो पियाजे जो है एक स्विस साइकोलॉजिस्ट थे, फिलोसोफर थे और बायोलॉजिस्ट थे। मतलब इन्होंने फिलोसफी में भी काम किया, बायोलॉजी में भी काम किया और साइकोलॉजी में भी काम किया। इनको चाइल्ड साइकोलॉजी का जनक बोला जाता है, यानी ये फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी के नाम से जाने जाते हैं। इन्होंने रिसर्च जो की थी अपने ही 3 बच्चों पे की थी, और इनको रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट बोला जाता है। रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट क्या होता है? ये कहते हैं कि जो नॉलेज है वो पैसिवली नहीं रिसीव की जाती, मतलब कि बच्चा अपनी नॉलेज खुद करके क्रिएट करता है, मतलब खुद कंस्ट्रक्ट करता है बच्चा अपनी नॉलेज। तो इनका मेन जो मोटिव था वो था कंस्ट्रक्टिविज्म, कि बच्चा जो है अपनी नॉलेज खुद कंस्ट्रक्ट करे, यानी लर्निंग बाय डूइंग करे, बच्चा कंस्ट्रक्शन के थ्रू सीखे। इनके अकॉर्डिंग बच्चा जो है 4 स्टेज से मतलब गुजरता है। 4 स्टेज जो होती है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, वो होती है पूरी इनके अकॉर्डिंग। तो देखते हैं वो 4 स्टेज क्या है, कौन सी थी। तो पूरा मैं आपको बताती हूँ। पहले ये ओवरव्यू देख लो आप लोग कि क्या ओवरव्यू है, बाकी आगे कराऊंगी ही। ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है एग्जाम में, क्योंकि ये मैंने ऐसे इसलिए लिखा है शॉर्ट में, क्योंकि यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है हमें जानना कि सेंसरी मोटर स्टेज में क्या होता है। जो सेंसरी मोटर स्टेज में ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाता है। ये सारी जो टेक्निकल टर्म्स हैं अभी सारी क्लियर करूँगी, सो बैठ के सुनो अच्छे से और लिखते रहो अपने नोट्स। तो सेंसरी, अगर क्वेश्चन आए ऑब्जेक्ट परमानेंस कौन सी स्टेज में आता है, सो यू विल टेक सेंसरी मोटर। सेम क्वेश्चन अगर आए सिंबॉलिक थॉट कब आता है बच्चे में, या कितने साल में आता है, तो आप ये याद कर लो टेबल बहुत अच्छे से। यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज सिंबॉलिक थॉट आ जाता है, और 2 से 7 साल के बीच में होता है ये। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में क्या होता है, बच्चे के अंदर लॉजिकल थॉट्स आ जाते हैं, यानी ये 7 से 11 वर्ष की उम्र में होता है। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में क्या होता है, ये एडोलेसेंस टू एडल्टहुड होती है, और इसमें साइंटिफिक रीजनिंग आ जाती है बच्चों में। अब देखते हैं 4 स्टेजेस कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, कि कौन कौन से 4 स्टेजेस हैं आपकी संज्ञानात्मक विकास की। तो पहली है सेंसरी मोटर, दूसरी है प्री ऑपरेशनल, तीसरी है कंक्रीट ऑपरेशनल, और चौथी है आपकी फॉर्मल ऑपरेशनल। आपको ये ऐसे ही याद रखनी है, SPCF से याद रखना, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल। SPCF आप इसको ऐसे याद रखना। बाकी देखो, अब सेंसरी मोटर जो है 0 से 2 साल तक रहती है, प्री ऑपरेशनल 2 से 7 वर्ष, कंक्रीट ऑपरेशनल 7 से 11, फॉर्मल ऑपरेशनल जो होती है वो एडोलेसेंस में आती है और अडल्टहुड तक
रहती है। तो अब इनको समझते हैं पूरा कि क्या है प्रॉपर क्या नहीं। ये एक बार हिंदी में है तो हिंदी की टर्म्स है, आप लोग देख सकते हो इन्हें। अब हमें क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से टर्म्स पढ़नी है, ये अगर हमें टर्म्स सारी समझ आ गई ना अच्छे से, तो हमारे को थ्योरी बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। तो मेन है ये टर्म्स अच्छे से याद कर लो, समझ लो, रटना नहीं है, समझोगे, एग्जाम्पल्स के साथ समझाऊंगी, बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगी। तो पहले ही ये टर्म्स समझ लेते हैं ताकि हमें थ्योरी पढ़ने में कोई दिक्कत ना आए। तो पहले मैं आपको ये टर्म्स समझाती हूँ, फिर हम थ्योरी करेंगे। चलिए देखते हैं कैसे करनी है हमें। पहले पढ़ते हैं हम स्कीमास। स्कीमास क्या होता है? स्कीमा जो है रिफ्लेक्सेस होते हैं। स्कीमा एक पॉकेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन, नॉलेज, तो छोटी छोटी इंफॉर्मेशन हम बच्चों को देते हैं, वो होती है स्कीमा यानी रिफ्लेक्सेस। तो एक स्कीमा जो है वो डिस्क्राइब करता है बच्चे की मेंटल भी और फिजिकल एक्शंस भी, कि जो वो जानता है, जो वो नॉलेज उसने ली है, वो क्या उसका एक्शन कर रहा है। स्कीमास में क्या होता है कि वो आपको हेल्प करते हैं कि आप नॉलेज को, जो आपके अंदर नॉलेज है उससे आप वर्ल्ड को समझो, मतलब जो भी आपके आसपास हो रहा है। अब हम देखते हैं अडैप्टेशन क्या होता है। अडैप्टेशन वो चीज़ है, देखो आपने पढ़ा होगा कि हम सर्दी आती है तो हम सर्दी के कपड़े पहनते हैं, गर्मी आती है तो हम गर्मी के कपड़े पहनते हैं, तो हम अडैप्ट कर रहे हैं अपने आप को एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग। तो वो होता है अडैप्टेशन, मतलब हम अपने आप को एनवायरनमेंट की जो नीड है, जो एनवायरनमेंट चाह रहा है, उसके अकॉर्डिंग फिट होते हैं। ऐसा तो नहीं है कि सर्दी आती है तो हम गर्मी के कपड़े पहने रखते हैं क्योंकि हमें तो गर्मी लगती है, नहीं। जो एनवायरनमेंट की नीड है, जो एनवायरनमेंट हमसे चाहता है ताकि हम फिट हो जाए एनवायरनमेंट में, वो होता है अडैप्टेशन। अब एसिमिलेशन और अकोमोडेशन, ये दो टर्म्स ऐसी हैं यहाँ पे हमेशा हर कोई कंफ्यूज रहता है, लेकिन इसको समझ लोगे ना तो कभी कंफ्यूज नहीं होगे। वो क्या है? एसिमिलेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन न्यू इंफॉर्मेशन इनटू प्रीवियसली एग्जिस्टिंग स्कीमा। एसिमिलेट कर रहे हो यानी कि आपके पास कुछ नॉलेज है ऑलरेडी, आपके पास थोड़ी सी नॉलेज है ऑलरेडी, थोड़ी सी नॉलेज ऑलरेडी है और आपने उसमें और नॉलेज अपनी बढ़ा ली, तो वो क्या हुआ? एसिमिलेशन हुआ। यानी आपको किसी चीज़ के बारे में किसी कोर्स के बारे में थोड़ा सा ही पता था कि हाँ भाई इस कोर्स में ये होता है, लेकिन आपने उस कोर्स के बारे में और इन्फॉर्मेशन निकाल ली, तो वो आपने एसिमिलेशन किया। लेकिन एकोमोडेशन क्या होता है कि आपको किसी चीज़ के बारे में कुछ गलत पता था और आपने आपने इन्फॉर्मेशन ली थी उसको चेंज करके नई इन्फॉर्मेशन ले ली, यानी बदल दिया या ऑल्टर कर दी। वो जिससे मुझे एक बच्चा है, उसे कुत्ते के उसने हमेशा छोटे कुत्ते देखे थे, यानी स्मॉल डॉग्स ही उसका एनकाउंटर ही स्मॉल डॉग से हुआ है। तो जब वो बड़ा हुआ तो उसने देखा कि डॉग्स तो बड़े होते हैं और जरूरी नहीं है सारे डॉग्स फरी हों। तो उसने क्या किया, उसने अपना जो स्कीमा है, जो इन्फॉर्मेशन है, वो चेंज करी और उसने अपनी इन्फॉर्मेशन में ये एकोमोडेट किया कि सारे जो डॉग्स होते हैं वो छोटे नहीं होते, डॉग्स के डिफरेंट साइजेस होते हैं और डॉग्स सारे फरी भी नहीं होते, यानी फर सारे डॉग्स में फर नहीं होता है। तो ये होता है एकोमोडेशन, मतलब आप किसी गलत इन्फॉर्मेशन को सही कर रहे हो, ऑल्टर कर रहे हो अपनी स्कीमास को। ओके, अब बात करते हैं इक्विलिब्रेशन। इक्विलिब्रेशन नाम से पता चल रहा है इक्वल, इक्विलिब्रेशन, जब आप एसिमिलेशन और एकोमोडेशन के बीच में बैलेंस क्रिएट करते हो। और ये जो इक्विलिब्रेशन है, ये टर्म दी थी क्लार्क हल ने, इसको होमोस्टैसिस बोला था। बाकी सेंट्रेशन देखते हैं। सेंट्रेशन क्या होती है? सेंट्रेशन वो होता है यहाँ पे बच्चा जो है सिर्फ एक ही एस्पेक्ट में, यानी एक सिचुएशन के टाइम पे सिर्फ एक ही एस्पेक्ट को बच्चा फोकस कर सकता है। यानी हम लोग जैसे बड़े हैं, हम डिफरेंट काम कर लेते हैं, एक बारी में फ़ोन भी चला रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, खा भी रहे हैं, फ़ोन भी चला रहे हैं। बट सेंट्रेशन क्या होता है? यहाँ पे बच्चा जो है एक टाइम पे सिर्फ एक ही सिचुएशन को फोकस कर पाता है। अब मैं अगर एनिमिज्म की बात करूं तो एनिमिज्म एक ऐसी बिलीफ है बच्चे के अंदर जिसमें बच्चा सोचता है कि सारी निर्जीव चीज़ों में भी जान है, मतलब नॉन लिविंग थिंग्स में भी वो है, जान है, फीलिंग्स है। कि वो आपने देखा होगा छोटे बच्चों को अगर उनके टॉयज़ को लग जाती है या तो वो रोते हैं कि मेरा टॉय को भी लग गई। तो ये क्या है? एनिमिज्म, कि सारी नॉन लिविंग थिंग्स में भी फीलिंग्स हैं और वो भी सांस लेते हैं।
ईगोसेंट्रिज्म क्या होता है? ईगोसेंट्रिज्म ये होता है कि बच्चा जो है एक सिचुएशन, मतलब बच्चा किसी और के पॉइंट ऑफ व्यू से ना सोच पाए। जैसे कि अगर घर में कोई बड़ा रो रहा है तो उसको लगता है कि मैं अगर इनको चॉकलेट दे दूंगा तो ये चुप हो जाएंगे, जैसे कि वो होता है, तो उसको लगता है सब मेरी तरह सोचते हैं, तो वो किसी और का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं समझ पाता। ये होता है ईगोसेंट्रिज्म। अब कंजर्वेशन की बात करूं, कंजर्वेशन क्या होता है? कंजर्वेशन होता है कि यहाँ पर बच्चे को समझ आ जाता है कि अगर आप लोग किसी चीज़ का अपीयरेंस चेंज कर दोगे, जैसे मैंने ग्लास से कटोरी में पानी डाला तो जितना पानी ग्लास में था उतना ही कटोरी में रहेगा, मतलब क्वांटिटी सेम रहेगी। ऐसा नहीं है ग्लास बड़ा है कटोरी छोटी है तो पानी ग्लास में ज़्यादा है कटोरी में कम है, ऐसा नहीं है। तो ये बच्चे के अंदर आ जाता है कंजर्वेशन, बताऊंगी कब और कैसे। देन इरिवर्सिबिलिटी की बात करें तो इरिवर्सिबिलिटी क्या होती है? यहाँ पर बच्चा जो है रियलाइज नहीं कर पाता कि ये एक्शन हम दोबारा कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल पानी, बर्फ़ का पिघलना, अगर बर्फ़ पिघल गई तो बच्चे को ये नहीं पता कि ये दोबारा भी हम जमा सकते हैं, पानी को दोबारा जमाएंगे बर्फ़ बन जाएगी। तो ये होता है इरिवर्सिबिलिटी। क्लासिफिकेशन और सीरिएशन आपको अच्छे से पता होगा। क्लासिफिकेशन यानी क्लासिफाई करना, कि आप किसी को नेम के बेसिस पे क्लासिफाई कर रहे हो, या उसकी अपीयरेंस के बेस पे या उसके साइज के बेस पे अलग कर रहे हो, क्लासिफाई कर रहे हो। सीरिएशन क्या होता है कि आप यहाँ पे सॉर्ट कर रहे हो साइज, शेप और किसी भी कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे आप उसको सॉर्टिंग करवा रहे हो, वो होता है सीरिएशन। तो ये हमारी टर्म्स थी जो हमें समझनी बहुत ज़रूरी थी। अब हम इसको थ्योरी को समझेंगे। आई नो थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा बट ये पूरा प्रॉपर समझ आ जाएगा, आज आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अब हम ये टर्म्स हमने समझ ली है, ये सारी टर्म्स आई गेस समझ आ गई होंगी आपको। अब हम पढ़ते हैं कि सेंसरी मोटर स्टेज क्या होती है, सेंसरी मोटर स्टेज में क्या होता है। यहाँ पे बिल्कुल एक अच्छे तरीके से ग्रोथ होती है बच्चे की और चेंजेस आते हैं बच्चे में। ट्रेमेंडस पीरियड होता है ग्रोथ और चेंज का। एक क्वेश्चन आता है पेपर में, नोट कर लो उसको। बाकी ये जन्म से 2 साल तक रहती है। यहाँ पे बच्चा ट्राई करता है कि वो सेंसेस के थ्रू वर्ल्ड को समझे, मतलब बच्चा अपने सेंसेस को, नाम ही इस स्टेज का है सेंसरी मोटर, तो सेंसरी मोटर नाम है तो इट मीन्स बच्चा अपने आप को सेंसेस के थ्रू, अपनी 5 सेंसेस के थ्रू जो है एक्सप्लोर कर रहा है। और क्या होता है, इन्फेंट जो होता है वो एक अंडरस्टैंडिंग बनाता है अपनी ट्रायल और एरर के, मतलब ट्रायल एरर मेथड के ऊपर। कैसे? ट्रायल एरर मेथड क्या होता है कि बच्चे ने क्या किया, कोई चीज़ करके देखी, नहीं हुआ, दोबारा करेगा, तो ट्राई करता रहता है, गलतियां होती हैं, फिर ट्राई करता है। कैसे? बैबल करके, ट्राई करके, अपने सेंसेस को यूज़ करता है और अपने एक्शंस को यूज़ करता है बेसिकली। इस स्टेज में जो सेंसेस होती हैं, जो आपके 5 सेंसेस होते हैं, उनको टीचर माना जाता है। तो ये क्वेश्चन भी पेपर में आ जाता है। बाकी बच्चा इमिटेट करता है बिहेवियर, यहाँ पे इमिटेशन भी होती है थोड़ी बहुत, बच्चा इमिटेट करता है बिहेवियर। अब हमने सोचा था, हमने सीखा था कि ऑब्जेक्ट परमानेंस आता है इस स्टेज में। तो ऑब्जेक्ट परमानेंस इस स्टेज के लास्ट में आता है। जब तक ऑब्जेक्ट परमानेंस नहीं आता ना, तब तक अगर आपने बच्चे को एक टॉय दिखाया और वो टॉय आपने हटा दिया तो बच्चा सोचेगा वो है ही नहीं, मतलब वो रहता ही नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करता। लेकिन जब ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाता है बच्चों के अंदर, इस स्टेज के अंत तक आता है ऑब्जेक्ट परमानेंस, तो ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या होता है कि बच्चे को पता है कि वो ऑब्जेक्ट अभी हटाया है या अभी थोड़ी देर के लिए दूर हुआ है मेरे से, लेकिन वो ऑब्जेक्ट कहीं ना कहीं तो है, तो वो सर्च करता है फिर उस ऑब्जेक्ट को। तो इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट परमानेंस। आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, मतलब अगर आंखों के सामने से हट गया तो माइंड से भी निकल गया, वो जब होती है ये स्थिति जब ऑब्जेक्ट परमानेंस बच्चों के अंदर नहीं आती। यहाँ तक समझ है? क्लियर है बात? अब हम समझेंगे कि मेन डेवलपमेंट जो होती है इस स्टेज में, वो होती है कि बच्चे को समझ आता है कि वो ऑब्जेक्ट जो है एग्जिस्ट करता है, यानी ऑब्जेक्ट परमानेंस इसका मेन फीचर है इस स्टेज का। तो ये इसका हिंदी है, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ेंगे।
फॉर एग्जाम्पल ऑब्जेक्ट परमानेंस का मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, मैंने अभी दिया, लेकिन दोबारा देखो एक और। अगर आपने एक टॉय एक ब्लैंकेट के नीचे रखा, अब जिस बच्चे के अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाएगी ना, तो वो पहचान जाएगा कि हाँ ये टॉय है और वो ढूंढने लग जाएगा। लेकिन अगर आप शुरू में ही ऐसा करोगे कि टॉय दिखाया और छुपा दिया, तो बच्चा तो ऐसा बिहेव करेगा कि वो है ही नहीं टॉय। मतलब आपने दिखाया ठीक है, ओके, आपने हटा दिया तो उसके दिमाग से निकल जाएगा। ये शुरुआत में होता है। तो जब ऑब्जेक्ट परमानेंस बच्चे के अंदर आने लग जाती है, जब बच्चा सर्च करेगा ना कोई चीज, अगर आपने दिखाई और छुपा दी, तो अगर बच्चा सर्च कर रहा है तो ये इंडिकेशन है कि बच्चे के अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंस आ गई है। तो वो जनरली क्या दिखा रहा है कि बच्चा दूसरी स्टेज की तरफ बढ़ रहा है, यानी बच्चा डेवलपमेंट की दूसरी स्टेज की तरफ बढ़ रहा है। अब सेंसरी मोटर की ना सब स्टेजेस हैं आपकी, क्या कौन कौन सी है? रिफ्लेक्स एक्ट, प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन, सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन, कोऑर्डिनेटिंग सेकेंडरी स्कीम्स, टर्शियरी सर्कुलर रिएक्शन और सिंबॉलिक थॉट। ये आपकी सेंसरी मोटर की ही सब स्टेजेस है। तो इनको समझेंगे फटाफट से, जल्दी, मतलब इनको थोड़ा सा जल्दी ही कराऊंगी। ये रिफ्लेक्स एक्ट की स्टेज है, हमने ऊपर बताया ही, ये आपकी शुरू के 1 महीने तक रहती है। यहाँ पे बच्चा जो है एक्सटर्नल स्टिमुलेशंस के तरफ रिस्पॉन्ड करता है, जैसे कि सकिंग, बच्चा सक करता है अपना माउथ, अपना थंब सक कर रहा है, अपने पैर का, यानी अपने पैर का टो सक कर रहा है। बच्चा आपस में मतलब सराउंडिंग्स में देखता है। और क्या करता है कि अगर आप बच्चे का एक बार माउथ ब्रश करोगे, अपनी फिंगर डालोगे उसके माउथ में, तो वो आपकी फिंगर को भी सक करेगा। तो रिफ्लेक्सिवली सक कर रहा है, यानी उसको पता है कि क्या है और मुझे क्या करना है। बाकी आगे प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन, ये 1 से 4 महीने में होती है। क्या अब पिछले वाली स्टेज में बच्चा सक कर रहा था, अब इस स्टेज में क्या है, बच्चा दोबारा करेगा, बच्चा बार बार करेगा। अगर बच्चे को उससे प्लेजर मिल रहा है तो बच्चा बार बार करेगा। सपोज कोई चीज है, आपने उसको रैटल दिया हुआ है, बच्चा बजा रहा है, बजाने के बाद उसको अच्छा लग रहा है तो वो दोबारा बजाएगा। तो वो वाली चीज है, लेकिन मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, वो आगे स्टेज में है। बाकी सेंसेशन है, स्टीमास जो है यहाँ पे कोऑर्डिनेट हो जाते हैं। बिल्कुल जो भी बच्चा इस स्टेज में करता है वो बार बार करेगा, ताकि क्योंकि उसको प्लेजर मिल रहा है, उसको खुशी मिल रही है उस चीज से करने से। जैसे कि बच्चा जो है अगर किक कर रहा है, अपने पैर से किक कर रहा है, तो क्या है, ये रिफ्लेक्स एक्शन तो नहीं है। क्यों? देखो रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्स एक्शन होता है अनैच्छिक क्रिया, जैसे कि हमारा पलकों का झपकना, हम ये अपने अकॉर्डिंग नहीं कर सकते, या अपने आप होती हैं। तो क्या है कि बच्चा इंटेंशनली करता है बार बार वो चीजें, ताकि उसको प्लेजर मिले। आप सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन देखते हैं। सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन में क्या होता है, बच्चा जो है, अब यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे आपको एक ऑब्जेक्ट का एग्जाम्पल दिया था, तो यहाँ ऑब्जेक्ट, प्राइमरी सर्कुलर में ऑब्जेक्ट्स हैं, यहाँ पे सिर्फ बॉडी के थ्रू बच्चा बार बार करेगा। लेकिन जब ये सेकेंडरी सर्कुलर है, ये 4 से 8 महीने में आती है, यहाँ पे बच्चा ऑब्जेक्ट्स का भी यूज करेगा। वही रैटल वाला जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, कि वो बार बार बजाएगा रैटल, उसको आवाज अच्छी लग रही है, उसको प्लेजर मिल रहा है। तो वो होगा हमारा सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन में, कि बच्चा जो है बार बार रिपीट कर रहा है वो एक्शंस, जिसमें ऑब्जेक्ट्स भी हैं या उसका बॉडी पार्ट्स हो, कोई भी। बच्चा जो है फोकस हो जाता है कि मुझे वो करना है, अब बार बार रिपीट करेगा ताकि उसको अटेंशन मिले, यानी उसको रिस्पॉन्स मिले एनवायरनमेंट से। जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि एक बच्चा रैटल शेक करेगा, क्योंकि उसको साउंड जो है, वो जो उसमें से साउंड निकल रही है ना, उसको मजा आ रहा है वो सुनने में। अब कोऑर्डिनेटिंग सेकेंडरी स्कीम क्या होता है, ये 8 से 12 महीने में होती है। यहाँ पे बच्चा जो है सीख जाता है गोल और मीन्स के बीच में डिफरेंस। वो क्या करता है, वो डिफरेंट तरीके भी निकाल देता है कि मुझे अपने गोल्स कैसे पूरे कराने हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, बच्चों को गोदी से उतारो तो वो रोते हैं, तो वो रोएंगे ना, उन्हें पता है कि मैं रोऊंगा तो ये मुझे गोदी में ले लेंगे। ये होता है कि बच्चे को पता है मुझे अपने गोल्स कैसे पूरे कराने हैं। ओके, बाकी आगे बढ़ेंगे। टर्शियरी सर्कुलर रिएक्शन, ये जो होता है, ये ट्रायल और एरर वाली स्टेज है।
आप प्रॉपर पूछ सकते हैं ट्रायल एरर किस मंथ में आता है, तो आप 12 से 18 महीने बोलोगे कि ट्रायल एंड एरर 12 से 18 महीने में आता है। बच्चा एक्सप्लोर करता है आसपास की चीज़ें, मिस्टेक्स भी करता है, बार बार मिस्टेक करता है, बट इस टाइम पे बच्चा जो है कॉन्फिडेंट होना शुरू होता है। वो बार बार अपने एक्शंस को जो है रिपीट करता है। क्यों? क्योंकि उसको अटेंशन चाहिए होती है अपने पेरेंट्स से। सबसे ज़्यादा बच्चे यहाँ पे अटेंशन सीख करते हैं इस वाली स्टेज में। अब अर्ली रिप्रेजेंटेशनल थॉट, यहाँ पे क्या होता है, बच्चा जो है मेंटल एक्टिविटीज पे फोकस करता है ज़्यादा। इस स्टेज में बच्चा जो है ऑब्जेक्ट परमानेंस दिखाना शुरू कर देता है। वो टॉय के लिए सर्च करने लगता है कि अगर टॉय उसके सामने नहीं भी है ना, तो वो ढूंढेगा कि वो टॉय गया कहाँ। तो वो होता है आपका ऑब्जेक्ट परमानेंस। अब ये हमने 6 स्टेज पढ़ ली है अच्छे से। अब हम सेकंड स्टेज पढ़ेंगे जो पियाजे ने दी थी कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी की, प्री ऑपरेशनल स्टेज। ये प्री इसलिए कहा जाती है क्योंकि बच्चे यहाँ पर लॉजिकल ऑपरेशंस को जो है फॉलो नहीं करते, परफॉर्म नहीं करते। ये स्टेज 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है, प्री कंसेप्चुअल और इंट्यूटिव स्टेज। अब आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बच्चा जो है लैंग्वेज को यूज करता है अपनी, एब्स्ट्रैक्टली सोचता तो है ऑब्जेक्ट्स के बारे में। यहाँ पे जो अंडरस्टैंडिंग है वो बच्चे के अंदर ज्यादा रीजन नहीं आता, सिर्फ सोचता है। बच्चा रीजन नहीं कर पाता। यहाँ पे थिंकिंग जो है प्री ऑपरेशनल है, जैसे मैंने आपको बताया कि बच्चा जो है लॉजिकली नहीं सोच पाएगा अभी, वो सिर्फ सिंबल्स के थ्रू सोच पाएगा, पिक्चर्स और वर्ड्स के थ्रू सोच पाएगा। यहाँ पे बच्चा ईगोसेंट्रिक हो जाता है। ईगोसेंट्रिक क्या होता है मैंने आपको बताया। ईगोसेंट्रिक मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे बच्चा सिर्फ एक के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेगा, मतलब उसको लगेगा सब मेरी तरह सोचते हैं, तो वो दूसरों का पर्सपेक्टिव नहीं समझ पाएगा। धीरे धीरे बच्चे की लैंग्वेज डेवलप होती है और बच्चे की थिंकिंग भी डेवलप होती है। वो कॉन्क्रीट टर्म्स में भी धीरे धीरे एंड तक जो है कॉन्क्रीट टर्म्स पे भी आ जाता है। लेकिन यहाँ पर बच्चा जो है ऑपरेशंस यानी मैथ्स प्लस माइनस, मतलब इस टाइप की चीजें जो होती हैं वो नहीं कर पाता। ये बहुत क्रूशियल स्टेज होती है आपकी लैंग्वेज डेवलपमेंट की, मतलब बच्चे की यहाँ पे लैंग्वेज डेवलप होना स्टार्ट होती है। लेकिन क्वेश्चन अगर पेपर में आए, बच्चा पहले करना क्या सीखता है, तो पहले बच्चा सोचना सीखता है, फिर बच्चा लैंग्वेज को डेवलप करता है। ये इसका मेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब एग्जाम्पल देती हूँ प्री ऑपरेशनल स्टेज का। एक बच्चा है, उसको एक रूम में ले जाया गया। वो रूम के बीच में काउच रखा है और काउच के पीछे टॉय दिख रहा है। अब उसी बच्चे को सेम रूम में लेके जाया गया, उसका रेप्लिका यानी सेम रूम है, बस वो थोड़ा सा बड़ा है, तो काउच भी बड़ा हो जाएगा और टॉय भी बड़ा हो जाएगा। तो वो जो बच्चा होगा ना 2.5 साल का, तो 2.5 साल का तो वो बच्चा सोच ही नहीं पाएगा मुझे क्या करना है, क्योंकि उसे पता ही नहीं है। लेकिन जो बच्चा 3 साल का होगा ना, वो ढूंढेगा, वो टॉय को भी ढूंढेगा और उसके अंदर वो ईगोसेंट्रिज्म जो धीरे धीरे डेवलप हो रही है, मतलब उस चीज से वो कोप अप कर रहा है, तो वो एकदम से जो है टॉय को ढूंढने लग जाएगा। इंस्टेड ऑफ कि जो वो बच्चा है जो उसको पता ही नहीं है कि उसको क्या करना है, यानी क्या उसको आगे परफॉर्म करना है। तो ये क्या दिखा रहा है कि वो अपनी ऑपरेशनल स्किल्स को इम्प्रूव कर रहे हैं 3 साल वाला बच्चा। ये इसका हिंदी का है, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब यहाँ पे क्या है, इरिवर्सिबिलिटी आती है बच्चे के अंदर। इरिवर्सिबिलिटी क्या होती है कि बच्चा जो है एक ही एस्पेक्ट को देख पाता है सिर्फ कि ये चीज तो ऐसी ही होगी और किस तरह से हो ही नहीं सकती। यहाँ पे बच्चे के अंदर 2 फॉर्म्स आती है, डिसेंट्रेशन और डिकंटेक्चुअलाइजेशन। क्या है कि यहाँ पर ये प्री चाइल्डहुड स्टेज बोली जाती है, ईगोसेंट्रिज्म आ जाती है, यानी मैं, मतलब बच्चा जो है किसी और का पर्सपेक्टिव सोच ही नहीं सकता। और यहाँ पे बच्चे को लगता है कि सारी चीजें लिविंग थिंग्स हैं। और ये टॉय एज क्वेश्चन बहुत बार आया है सीटेट में और DSSB में, कौन सी एज को टॉय एज कहा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लिख लो। आगे बढ़ते हैं कंक्रीट ऑपरेशनल। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज क्या है, इस स्टेज में बच्चा जो है लॉजिकली सोचने लगता है कंक्रीट इवेंट्स के बारे में, यानी यहाँ पे लॉजिक्स जो है बच्चे के आ जाते हैं।
वो कंजर्वेशन का कंसेप्ट समझता है। कंजर्वेशन का स्टेप क्या होता है, जो मैंने आपको बताया, क्वांटिटी चेंज नहीं होगी अगर हम वो चेंज कर दे ऑब्जेक्ट, जैसे कि अमाउंट ऑफ लिक्विड इन अ शॉर्ट वाइट कप इज इक्वल टू दैट इन अ टॉल स्किनी ग्लास। मतलब कि अगर मैं एक कटोरी और एक ग्लास में पानी डाला है मैंने ग्लास में, और उसी ग्लास का पानी मैं कटोरी में डाल रही हूँ, तो पानी की जो क्वांटिटी है वो तो सेम रहेगी। तो सेम ये बच्चे के अंदर डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है। उनकी थिंकिंग जो है धीरे धीरे लॉजिकल होती है, ऑर्गेनाइज होती है, लेकिन स्टिल कंक्रीट भी होती है। बच्चे यहाँ पे इंडक्टिव लॉजिक यूज करते हैं, रीजनिंग यूज करते हैं, मतलब स्पेसिफिक टू जनरल आते हैं बच्चे यहाँ पे। रिवर्सिबिलिटी धीरे धीरे बच्चों के अंदर डेवलप होती है। क्लासिफिकेशन भी आती है, जो कि मैंने आपको सारी टर्म्स पहले ही समझा दी थी। बच्चा जो है क्वांटिटी, एरिया, वॉल्यूम, इन सब के बारे में समझता है कि ये चेंज नहीं होते। अगर हम शेप और साइज चेंज कर दें तो ये चेंज नहीं होंगे अगर सेम क्वांटिटी का कर रहे हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं फॉर्मल ऑपरेशनल। फॉर्मल ऑपरेशनल क्या होता है, बच्चा यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग को डेवलप करता है, जैसे कि कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट थिंकिंग क्या होती है, कन्वर्जेंट थिंकिंग होती है आपकी एक पॉइंट के आपने बहुत सारे वो सोच तो लिए, लेकिन फिर भी आप एक पे अटके हुए हो। और डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या होती है, आप एक चीज के काफी ज्यादा वेज सोच पा रहे हो। काफी ज्यादा वेज सोच पाना एक चीज के, वो डाइवर्जेंट थिंकिंग। कन्वर्जेंट थिंकिंग की किसी एक चीज का आप एक ही तरीका सोच पा रहे हो, वो होती है कन्वर्जेंट थिंकिंग। अब क्वेश्चन पेपर में ये भी आता है गैंग एज कौन सी एज को कहते हैं। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में गैंग एज आती है, कौन से साल में आती है ये भी ध्यान रखना। इस स्टेज पे बच्चा जो है एब्स्ट्रैक्टली सोचता है और हाइपोथेटिकल प्रॉब्लम्स को भी वो रीजन करना, मतलब लर्न करना, और उसके अंदर आ जाती हैं। क्या होता है कि बच्चे जो है बहुत मॉरली सोचने लग जाते हैं, फिलोसफिकल भी, एथिकल भी। बच्चों को एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग बच्चे के अंदर आ जाती है। बच्चा डिडक्टिव लॉजिक भी सोचने लग जाता है, जनरल टू स्पेसिफिक आ जाता है यहाँ पे बच्चा। यहाँ पे एडोलेसेंट इगोसेंट्रिज्म आ जाती है, यानी आइडेंटिटी क्राइसिस। मतलब कि बच्चे को लगता है ये मैं ही क्यों हूँ, ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, या मैं क्या हूँ, हु एम आई। यहाँ पे बच्चे को आइडेंटिटी क्राइसिस आती है काफी बच्चों को। बच्चों के अंदर हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग आती है। अब हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग क्या है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि बच्चा यहाँ पे रीजनिंग करना स्टार्ट कर देता है, बच्चे को समझ आ जाता है कि हमें क्या करना है, और बच्चा जो है एब्स्ट्रैक्टिकली सोचने लगता है। तो सेम चीज है हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग। हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग में क्या है कि जो एक साइंटिफिक मेथड, मतलब यहाँ पे बच्चा साइंटिफिकली सोचने लगता है, किसी चीज को फॉर्मुलेट करने लगता है, उसके अंदर उसको पता है कि फॉर्मूले इसमें लग सकते हैं, तो वो होता है आपका हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग। एक बार इसका हिंदी में आप लोग फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी कोई दिक्कत हो तो भी आप मुझे बताइए, फिर हम इसको पूरा कंप्लीट करेंगे। मतलब वही है कि बच्चा ये सोच रहा है कि व्हाट इफ, क्या है, क्या हुआ अगर, इस टाइप की सिचुएशन जो है बच्चा जो है फॉर्मुलेट करने लगता है। ये था, ये जो सारी आपकी टर्म्स हैं हमने पढ़ ली है अच्छे से। अब हम देखेंगे पियाजे का एजुकेशनल इम्प्लीकेशन, यानी इस थ्योरी को एजुकेशन में कैसे लाया गया। तो इन्होंने कहा कि क्या, मतलब क्यों जरूरी है ये एजुकेशन में थ्योरी। इन्होंने कहा कि बच्चे को कोई भी स्टेज जो है स्किप नहीं करनी है, बिल्कुल भी। एक स्टेज स्किप हो गई तो दिक्कत हो जाएगी। बच्चों को यहाँ पे लिटिल साइंटिस्ट कहा गया है, डिस्कवरर कहा गया है, और इसने कहा था कि बच्चे बहुत तेजी से लर्न करेंगे अगर हम उनको कंक्रीट मटेरियल देंगे। और एज अ टीचर आपको बच्चों के अंदर क्यूरियोसिटी जगानी है एक्टिविटीज के थ्रू। यहाँ पे प्लान्ड आएगा, यहाँ पे टाइपिंग एरर है तो इसको आप प्लान्ड कर लीजिएगा, यहाँ पे टाइपिंग एरर है। ओके, सो दैट्स ऑल। ये था आपका पियाजे की थ्योरी। आई नो वीडियो काफी लंबा हो गया है, बट आपको समझ आ गया होगा अब ये। चलिए फिर मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।